तो हेलो बच्चों। स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 3 एनसीईआरटी का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अब देख सकते हैं कि इस चैप्टर से लगभग 3 क्वेश्चंस आने वाले 1 मार्क्स के, यानी एमसीक्यू में आएगा। 1 क्वेश्चन आने वाला 2 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन आने वाला है 3 मार्क्स का। ठीक है, चांसेस यही है आने का। कुछ फेरबदल हो सकता है इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछा जाए, बट एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का ये फिक्स्ड है, ये आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले प्रीवियस 13 से 14 साल का हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पहले करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो इसमें 1, 2 या 3 पार्ट हो सकता है। ठीक है, और समझना है बढ़िया से और इसको प्रैक्टिस करना है, और उम्मीद करता हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगा कौन कौन सा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उनके हल होंगे। क्या है? when the graphs, सॉरी यहाँ पे छूट गया है, when the graphs of equation in two variables are intersecting line then their solutions will be। जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन होगा यानी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी ग्राफ में, जब ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो जब दो लाइन इस तरीके से, मतलब कहीं भी कट कर सकता है, जब ये क्रॉस कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आता है, एक ही हल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1, यानी 1 सॉल्यूशन इसका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। इसमें लिखा हुआ है कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का अनंत हल होंगे यदि। अनंत हल कब होता है? द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 विल हैव इन्फिनाइट सॉल्यूशंस इफ। इन्फिनाइट सॉल्यूशंस कब होता है, यानी अनंत हल कब निकलता है? जब लाइन क्या होता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है। जैसे एक इक्वेशन का लाइन मान ले ऐसे खिंचाया और दूसरा इक्वेशन का भी लाइन इसी पे आगे खिंचा गया, तो इस टाइप के लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? को इंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं? को इंसिडेंट लाइन बोलते हैं हम लोग, को इंसिडेंट लाइन बोला जाता है। और इसको अगर हिंदी में बोले तो इसको संपाती रेखाएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संपाती रेखाएं। ठीक है, यह रेखा। तो ये जो होता है इसमें कब पॉसिबल है? जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होगा, तभी ये पॉसिबल है। कौन सा लाइन? कोइंसिडेंट लाइन या संपाती रेखाएं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा अनंत हल वाला, यानी इन्फिनाइट सॉल्यूशन, जो होगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। यानी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 का हल है। यानी द सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से एक चूज करना। तो आप लोगों को पता होगा कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है, इक्वेशन 1 इसको मानेंगे। और दूसरा हमारा लिखा हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। आप लोगों को मालूम होगा कि दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को हम लोग को इक्वल करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर y को इक्वल करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1y है, यहाँ पे 2y है। तो हम लोग अगर इस इक्वेशन को, इसको 2 मान लेंगे, अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2y हो जाएगा, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4x हो गया, प्लस 2 इंटू वाई 2y हो गया, प्लस 2 इंटू 5 10 हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे हम लोग? 3 में से 2 को या 2 में से 3 को माइनस कर देंगे। तो 3 से हम लोग यहाँ पे 2 को माइनस कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। इक्वेशन 3 है 4x प्लस 2y इक्वल टू 10, और इक्वेशन 2 है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है ना। ये पहला समीकरण, ये दूसरा हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जब लिखे तो क्या हो गया? समीकरण 3 हो गया। अब 3 में से 2
को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो माइनस करने के लिए माइनस का साइन डालेंगे ना, ठीक है, यहाँ भी डालेंगे, साइन चेंज हो जाता है माइनस में। अब क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों सेम है ना, तो दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। बचा क्या, 4 में से 3 जाएगा, 1x बचेगा, यानी सिर्फ x बचेगा। और 10 में 2 माइनस करेंगे तो 8 में माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यानी x का वैल्यू मिल गया हम लोग को, x बराबर 2 है, 2 है। अब क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू को, x का मान को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिए, 1 में, 2 में या 3 में, तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है, MCQ है इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं लिख रहे हैं। तो x का वैल्यू क्या है, 2 इंटू एक्स की जगह पे हम लोग 2 पुट करेंगे, अब प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 5। 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया, प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। 4 को इधर भेजेंगे, इधर पॉजिटिव है, प्लस में है, इधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 कहाँ पे है, देखिए इक्वेशन जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 में ही हमारा आंसर हो गया, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि समीकरण निकाय 4x प्लस पी वाई इक्वल प्लस 8 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल होने के लिए p का मान क्या है। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक ही हल होना है ना, यूनिक सॉल्यूशन। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन इज। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि इसमें होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि b के जगह पे p लिखा हुआ है, तो a1 कितना यहाँ पे देख सकते हैं 4 है, a2 कितना है यहाँ पे 2 है, इज नॉट इक्वल टू b1 कितना है, p है, p का ही वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। b2 कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 है, ठीक है। यहाँ से कट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4 इज नॉट इक्वल टू p, यानी p का मान जो होगा वो 4 के इक्वल नहीं होगा, 4 के बराबर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ कि यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का क्या हल होगा, है ना। यानी इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हैज़, कौन सा सॉल्यूशन होगा। बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग अगर फर्स्ट वाला इक्वल है, इज नॉट इक्वल है, तो यूनिक सॉल्यूशन। तीनों इक्वल है, तीनों बराबर है, मतलब क्या होगा, संपाती लाइन बनेगा, यानी कोइंसिडेंट लाइन बनेगा जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, मेनी सॉल्यूशंस होगा। बट यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट में नॉट इक्वल टू है, दैट मीन्स ये क्या होगा, इक्वेशन इसका क्या बनेगा, मतलब कौन सा लाइन बनेगा, इसमें पैरेलल लाइन बनेगा, यानी समांतर रेखा बनेगा। तो समांतर रेखा जब बनता है तो उसका कोई भी हल नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देख सकते हैं कि हमारा अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई प्लस इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 का हल है। द सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 इज, इसका आंसर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। इक्वल टू 5 इसको मानेंगे 1 पहला समीकरण, दूसरा मानेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, इसको मानेंगे दूसरा इक्वेशन यानी सेकंड समीकरण। अब इसमें क्या करना है कि किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल करना, तो इजी कौन पड़ रहा है, ये पड़ रहा है y वाला, क्योंकि एक ही समीकरण को, एक ही इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2y है, यहाँ पे 1y है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा हमारा, देखिए 2 2 ज़ा 4x माइनस है 2 इंटू वाई 2y हो गया और 5 2 ज़ा 10 हो गया, इसको मानेंगे इक्वेशन 3। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 से 3 को या 3 से 2 को हम लोग माइनस करेंगे, जो करना है आपको कर लीजिए। तो 3 से 2 को माइनस करते हैं हम लोग, इक्वेशन 3 हमारा लिखा हुआ 4x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन 2 लिखा हुआ है हमारा 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग कर रहे हैं क्या, इसको माइनस,
है ना। तो यहाँ पे माइनस नहीं, आप एक काम कीजिएगा प्लस कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक नंबर यहाँ पे क्या है नेगेटिव में है, माइनस में, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे प्लस, तो प्लस करने के लिए साइन चेंज नहीं होता है। अब देख सकते हैं वाई वाला टर्म जो है, वाई वाला जो वेरिएबल वाला नंबर है, एक माइनस में एक प्लस में, तो एक कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, प्लस कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो 4 + 3 7x हो गया, और इक्वल टू 10 + 4 कितना हो गया, 14 हो गया। x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 14, अब बाई में क्या हो जाएगा, ये 7 जो है बाई में चला जाएगा, तो 14 हो गया। तो 7 × 7 7 × 2 = 14। तो हमारा x का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया, 2 आ गया। अब निकालना है y का वैल्यू, तो y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दी, किसी भी समीकरण में डाल दीजिए ये वाला। तो पहला समीकरण लिखा हुआ 2x - y = 5, है ना, पहला इक्वेशन। तो 2 × x का वैल्यू 2 है, माइनस y = 5। अच्छा, ये MCQ क्वेश्चन है, इसलिए डिटेल नहीं लिख रहा हूँ। अगर MCQ नहीं रहता तो पूरा डिटेल के साथ लिखते कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 2 इन इक्वेशन 1, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये सब नहीं लिखें चूँकि MCQ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 - y = 5 हो गया। तो यहाँ पे माइनस वाई को छोड़ देंगे, यहाँ पे हो गया 5 +4 है, इधर जाएगा -4 हो जाएगा। तो -y = हो गया 1, माइनस को इधर भेजेंगे तो y = क्या हो जाएगा, -1। यानी हमारा आंसर क्या है, x का वैल्यू आया 2 और y का वैल्यू क्या आया, -1। खोजिए कहाँ पे है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -1, यानी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, ऐसा अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज सॉल्यूशन इज कॉल्ड। ऐसा लीनियर पेयर, ऐसा रैखिक समीकरण जिसका कोई ना कोई हल निकलता है, कोई ना कोई आंसर आता है, सॉल्यूशन आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिए कंसिस्टेंट, यानी संगत, संगत आएगा तो इसका कुछ ना कुछ हल होगा। ठीक है, संगत कब आता है, जब लाइन ये होता है कोइंसिडेंट होता है, या फिर लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होता है, यानी रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती हैं या फिर रेखाएं एक दूसरे के ऊपर रहती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसका आंसर आता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं संगत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, संगत यानी कंसिस्टेंट। जिसका भी जो भी इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा वो हो जाएगा संगत यानी कंसिस्टेंट। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि समीकरण युग्म 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7 के कितने हल होंगे, कितना सॉल्यूशन आएगा इसका। हाउ मेनी सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7 हैव। कितना आंसर इसका आएगा। तो इसके लिए तो आप लोग को मालूम होगा a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालना होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन को हम लोग ये क्या कहता है, अरेंज नहीं कर रहे हैं, है ना। सीधा से 5 को इधर भेजेंगे तो c आ जाएगा हमारा, और 7 को इधर भेजेंगे तो यहाँ का c आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकालते हैं a1/a2। ये कितना हो जाएगा, a1 देख सकते हैं पहला इक्वेशन का, ये 3 है, और a2 देख सकते हैं ये है हमारा दूसरा इक्वेशन का, तो ये आ गया 3/2। फिर निकालेंगे हम लोग b1, b1/b2। तो b1 हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, और b2 हमारा क्या हो गया, -3 हो गया। ठीक है, कट तो नहीं रहा इसलिए ऐसे छोड़ दें। फिर c1/c2 क्या होगा हमारा, देख सकते हैं c1 इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा ना, तो -5 लिखेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो -7 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कट गया। देख सकते हैं यहाँ पे तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। फर्स्ट में ही देख सकते हैं आप लोग, ये फर्स्ट वाला ही इक्वल नहीं आया। और आप लोगों को मालूम होगा कि अगर फर्स्ट वाला इक्वल नहीं आता है, पहला ही a1/a2 या b1/b2 इक्वल नहीं आता है, तो इसका हमारा आंसर जो होता है वो होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल को बोला जाता है यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन। यानी यूनिक का मतलब एक ही आंसर आएगा, यानी रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, यानी इंटरसेक्ट करेंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ग्राफ में। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी एक ही सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, समीकरण निकाय 2x + y - 6 = 0, 2x - ky - 2 = 0 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान है। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + y - 6 = 0, 2x - ky - 2 = 0 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन इज। तो जैसा कि आपको मालूम है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन तभी होता है, अद्वितीय हल तभी होता है जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ठीक है, तो a1 कितना यहाँ पे देख सकते हैं 2 है। ठीक है, बाई a2 कितना यहाँ पे, यहाँ भी 2 है, लिख दिए।
इज़ नॉट इक्वल टू डाल दिए। B1 कितना यहाँ पे देख सकते हैं, y का आगे कोई है गुणांक या फिर कोएफिशिएंट, कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। और B2 कितना यहाँ देख सकते हैं, -k, ठीक है। अब यहाँ 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -k × 1 तो -k आएगा, इज़ नॉट इक्वल टू 1 आएगा। माइनस को इधर भेजेंगे तो k इज़ नॉट इक्वल टू क्या आएगा, -1, यानी k का वैल्यू क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 यानी -1। k का मान क्या होना चाहिए, -1। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म असंगत है ना, तब इसके आलेख की रेखाएं होंगी। आलेख का रेखा कैसा होगा, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, है ना, देन द लाइन ऑफ इट्स ग्राफ विल बी। इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब लाइन समांतर होता है, पैरेलल होता है, कटेगा ही नहीं ना, एक सीधा लाइन में आएगा दोनों इक्वेशन का ग्राफ, तब तक उसका कोई हल नहीं आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, समांतर यानी पैरेलल, यानी जब लाइन का ग्राफ जो बनाते हैं उसमें लाइन अगर पैरेलल आता है तो उसका कोई भी आंसर नहीं आएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो MCQ का 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसी से क्वेश्चन उम्मीद करते हूँ रिपीट करेगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।